बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 18 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। हाँ बच्चों, यह पाठ एक साक्षात्कार है और इस साक्षात्कार को लिया गया है साक्षात्कारकर्ता विनीता पांडे जी ने। बच्चों, ये जो विनीता पांडे जी हैं, ये खेल से संबंधित पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, जो कि खेलों से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनके साक्षात्कार लेती हैं। बच्चों, साक्षात्कार शब्द सुनकर आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि ये साक्षात्कार क्या होता है। बच्चों, साक्षात्कार में दो व्यक्ति आपस में अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति इसमें प्रश्न पूछता है जो कि साक्षात्कारकर्ता होता है, दूसरा उसका उत्तर देता है जिसका कि हम साक्षात्कार ले रहे होते हैं। बच्चों, यह दो व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है और बहुत सारे व्यक्तियों के मध्य भी हो सकता है। बच्चों, ये जो साक्षात्कार है आज आप पढ़ेंगे मेरे साथ, ये हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जी का लिया है। किसने लिया है? विनीता पांडे जी ने। क्या आप धनराज पिल्लई जी के बारे में जानते हैं? बच्चों, ये हमारे देश के हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। इनका साक्षात्कार आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे। बच्चों, आपको मैं साक्षात्कार पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस पाठ का एक छोटा सा परिचय देती हूं। आइए चलते हैं। देखिए, पाठ का परिचय। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। बच्चों, ये जो पाठ है इसमें धनराज पिल्लई जी अपने साक्षात्कार में यह भी बताएंगे कि संघर्ष के कारण वो तुनक मिजाज कैसे हो गए। तुनक मिजाज हम किसे कहेंगे? तुनक मिजाज हम उसे कहेंगे जिसकी की नाक पर गुस्सा रहता हो, बात बात पर जिसको खींच होती हो, क्रोध आता हो, वह तुनक मिजाज होता है। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जी का विनीता पांडे जी के द्वारा लिए गए साक्षात्कार का संपादित अंश है। इस पाठ में धनराज पिल्लई जी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार एक गरीब घर में जन्मे बालक ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने का सफर तय किया। हाँ बच्चों, जब आप यह पाठ पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि धनराज पिल्लई जी, जिनकी की स्थिति बहुत ही गरीब थी, उन्होंने उस स्थिति से भी ऊपर उठे और ऊपर उठकर आसमान के सितारे बन गए। हाँ बच्चों, ऐसे धनराज पिल्लई जी का आज आप साक्षात्कार पढ़ रहे हैं और इस साक्षात्कार से आप बहुत कुछ उनके बारे में जानेंगे और उनकी बहुत अच्छी बातों को आप सीखेंगे। बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ धनराज पिल्लई जी। बच्चों, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये धनराज पिल्लई जी के बारे में, धनराज पिल्लई जी का है। अब मैं धनराज पिल्लई जी से संबंधित आपको पाठ पढ़ाऊँ उससे पहले मैं इस महान सितारे के बारे में आपको कुछ बातें बता देती हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी भी हो सकती हैं। बच्चों, धनराज पिल्लई जी का जन्म महाराष्ट्र के खड़की में 1968 में हुआ था। वो हमारे भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि 4 बार तो विश्व कप में भाग लिया, 4 बार ओलंपिक खेल में भाग लिया, 4 बार इन्होंने एशियाई खेलों में भाग लिया। बच्चों, धनराज पिल्लई जी को हमारे देश के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें 2001 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। बच्चों, इनके जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जब 1994 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में वर्ल्ड कप हो रहा था तब वर्ल्ड 11 में शामिल होने वाले ये हमारे देश के एकमात्र भारतीय थे। इनकी खेल की उत्कृष्टता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्हें वहाँ खेलने का मौका मिला। तो बच्चों, आज आप इस महान व्यक्ति के साक्षात्कार के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आज आप जानेंगे। देखिए बच्चों, विनीता जी जो कि साक्षात्कार ले रही हैं, किसका ले रही हैं? धनराज पिल्लई जी का। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी
पवई कॉम्प्लेक्स तक का आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है, उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। बच्चों, ये जो कष्ट साध्य है यानी इसका अर्थ होता है कष्ट देने वाला। बच्चों, ये जो हमारे धनराज पिल्लई जी थे, ये पहले खिड़की में रहा करते थे, फिर वहाँ से ये हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स जो कि मुंबई में है वहाँ पर आकर रहने लगे। तो जो हमारी साक्षात्कारकर्ता है वो उनसे यह पूछ रही हैं कि पुणे से और मुंबई तक का आपका सफ़र कैसा रहा, किस प्रकार की अनुभूति आपको हुई। उसका जवाब धनराज पिल्लई जी ने दिया है। क्या दिया है देखिए, बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे, मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी। यानी कि हम इतने गरीब थे कि हम में इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं भी हॉकी स्टिक खरीद सकूं, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। यानी जो इतना बड़ा खिलाड़ी है जिसने कि लगातार 15 वर्षों तक हमारे देश के लिए खेला, उस व्यक्ति की क्या स्थिति थी कि वह उसके पास खुद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो खेलने के लिए हॉकी स्टिक खरीद सके। वो क्या करता था, वो दोस्तों से हॉकी स्टिक मांगकर काम चलाता था, खेलने का अभ्यास करता था। देखिए, वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते। बच्चों, आप लोगों के भी साथ ऐसा ही होता होगा, जब आप अपने दोस्तों से उनका कोई भी सामान, कॉपी, किताब, साइकिल वगैरह कुछ भी मांगते होंगे ज़रूरत पड़ने पर, तब वो खुद का काम होने के बाद ही आप लोगों को देते होंगे। ऐसा ही धनराज पिल्लई जी के साथ था। धनराज पिल्लई जी के जो दोस्त थे वो उन्हें हॉकी स्टिक तब दिया करते थे जब वो खुद खेल चुकते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली, देखिए कब मिली, जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। बच्चों, देखिए इनमें कितना अधिक संतोष है कि जब उन्हें एक पुरानी हॉकी स्टिक जिससे कि उनके भाई खेला करते थे वह मिल गई, तो उसमें भी वो कितना खुश रहा करते थे। देखिए, मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा मेरा चेहरा था। 16 साल का बच्चा तो बच्चों मासूम जैसा ही होता है। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था, यानी कि मेरा ऐसा रौब था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, यानी संघर्ष करने वाला व्यक्ति था। जो कहाँ संघर्ष किया करता था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। बच्चों, खेलने के लिए हमें मैदान में भी संघर्ष करना पड़ता है, अपने साथियों से आगे निकलना पड़ता है, और जो उनका मैदान का बाहर का जीवन था वो भी संघर्षशील था क्योंकि उनके पास बहुत अधिक पैसे नहीं थे, वो एक गरीब व्यक्ति थे। देखिए, 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। तब मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी थी कि मुझे ओलंपिक जो कि 1988 में होने वाले थे उनके लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा। यानी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत अच्छी हॉकी खेल रहे थे, तो इस बात से उनके अंदर एक उम्मीद जग गई थी कि जब 1988 में ओलंपिक खेल होंगे या हो रहे होंगे तब उन्हें वहाँ से बुलावा आएगा, उन्हें खेलने के लिए बुलाया जाएगा। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, जब उन्होंने लिस्ट देखी तो 57 खिलाड़ियों में उनका नाम कहीं भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर 1 साल के बाद ही ऑल-1 एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया।
तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बच्चों, जब उनको ओलंपिक खेलों के लिए नहीं बुलाया तो उन्हें बहुत मायूसी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, उन्होंने खेलना जारी रखा। उसके एक साल बाद यानी कि 1989 में ऑलविन एशिया कप के लिए उन्हें बुला लिया गया और फिर जब उन्होंने ऑलविन एशिया कप में खेला उसके बाद वे हॉकी के एक बहुत सुप्रसिद्ध सितारे बनते चले गए। लगातार इसके बाद 15 वर्षों तक उन्होंने हॉकी में हमारा और हमारे देश का उन्होंने 15 वर्षों तक हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। देखिए विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? बच्चों, यह तो आपके जैसी ही बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि आप स्कूल के दिनों में कैसे थे तो आप क्या बताएंगे कि आप कैसे रहे होंगे? अब देखते हैं धनराज जी ने इस बात का क्या जवाब दिया कि उनका जो विद्यार्थी जीवन था वो कैसा रहा। देखिए धनराज जी कह रहे हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। फिसड्डी यानी कि कमजोर था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। देखो कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने, अपना कितना मूल्यांकन किया है कि वो पढ़ने में बहुत अधिक पिसड्डी थे, बहुत अधिक कमज़ोर थे, इसलिए बहुत ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाते। तो वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि अगर मैं हॉकी का खिलाड़ी नहीं होता तो मुझे कहीं भी एक चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। बच्चों देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है, वो अपने बारे में कितनी सत्यता से बता रहे हैं कि वो 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाए, 10वीं की कक्षा तक ही वे रुक गए। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि आज मैं दुनिया के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स ना हूँ, यानी मेरे पास बीए जैसी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, यानी कि बहुत अच्छी तरह से हॉकी खेल सकता हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। देखिए विनीता जी अब उनसे क्या पूछ रही हैं, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। बच्चों तुनक मिजाज हम किसे कहेंगे? जिसका कि स्वभाव चिड़चिड़ा हो, जिसकी की नाक पर गुस्सा रहता हो और थोड़ी सी देर के लिए ही आता हो। फिर देखिए धनराज जी इस बात का क्या जवाब देते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। बच्चों असुरक्षित महसूस क्यों करते रहे? क्योंकि वो अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे थे और गरीब परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है उसकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत ही सरलता से नहीं हो पाती है। जैसा कि उन्होंने बचपन में ही इस बात को महसूस किया था कि उन्हें हॉकी खेलना अच्छा लगता था, लेकिन उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। वो अपने दोस्तों से हॉकी ले लेकर खेला करते थे। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। बच्चों देखिए ये भी सही बात है, चूँकि वो गरीब परिवार में जन्मे थे तो उनकी जो माँ है उन्होंने बच्चों को पालने में कितना अधिक संघर्ष किया होगा। इस बात से उनकी तुनक मिजाजी का बहुत बड़ा संबंध है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह देता हूँ और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। यानी धनराज पिल्लई जी को गुस्सा आता है और गुस्से में जब वो प्रतिक्रिया कर देते हैं उसके बाद उन्हें अपने ऊपर बहुत ही पछतावा होता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
देखिए, मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, यानी कि संघर्ष करना पड़ा, यानी कोई भी चीज़ उन्हें बहुत अधिक आसानी से नहीं मिली। जैसे कि ओलंपिक खेलों वाली घटना को ही लीजिए, जब उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका नाम ओलंपिक खिलाड़ियों की सूची में आएगा, उनका नाम ओलंपिक खिलाड़ियों की सूची में आएगा, तो उस सूची में भी उनका नाम नहीं था। उन्हें हर चीज़ पाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं भावुक इंसान भी हूँ, मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, यानी कि मैं किसी को परेशानी में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। बच्चों देखिए, ये बहुत बड़ी बात है धनराज पिल्लई जी के व्यक्तित्व की, कि उन्हें अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती। यानी उन्हें जब लगता है कि उनसे गलती हुई है तो वो माफ़ी मांग लेते हैं। बच्चों, क्या आप लोग भी ऐसा ही करते हैं? जब आप लोगों को लगता है कि आपसे यहाँ पर गलती हो गई है तो क्या आप आगे से माफ़ी मांग लेते हैं? अगर आप आगे से माफ़ी मांग लेते हैं तो बच्चों, यह आपका बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छी विशेषता है। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, यानी कि आपका परिवार आपके लिए क्या मायने रखता है? देखते हैं धनराज जी क्या कह रहे हैं। सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है। वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत की तरह रही है। देखिए विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास यानी कि एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? बच्चों, आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये एस्ट्रोटर्फ का ही है, यानी कि कृत्रिम घास का है। कृत्रिम घास क्या होती है? कृत्रिम घास कुछ बच्चों इस तरह की होती है जो कि खेल के मैदानों में उगाई जाती है या खेल के मैदानों में उपयोग लाई जाती है। देखिए, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों यानी नेशनल्स में भाग लेने के लिए 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोखिम कारवालों ने मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। यानी जो उनके साथी थे सोमैया और जोखिम कारवालो, वो उन्हें कोने में ले जाकर उन्हें कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। यह बता रहे थे कि कृत्रिम घास पर हमें किस तरह से खेलना चाहिए। और जब वो इस बात को बताने में लगे हुए थे तब मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। यानी वो तो अपनी बातें बता रहे थे, लेकिन मेरा जो ध्यान था वो उनकी बातों की तरफ नहीं था। मैं झुक झुक कर उस मैदान को देख रहा था और छू रहा था। क्यों छू रहा था? क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कि कृत्रिम घास उगाई जा सके। यानी कि उनको इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान ने इतनी अधिक प्रगति कर ली है कि वो कृत्रिम घास तक उगा सकती है। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? देखते हैं क्या उत्तर देते हैं धनराज जी। धनराज जी कह रहे हैं मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। बच्चों, सेकंड हैंड क्या होती है? जैसे कि कोई भी वस्तु जो खरीद कर लाई जाती है उसका पहला मालिक जब उसे बेच देता है या किसी को दे देता है वो सेकंड हैंड कहलाती है। देखिए,
तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। हैसियत यानी सामर्थ्य नहीं था, यानी कि मैं इतना अधिक नहीं कमाता था कि मैं टैक्सी में चढ़ सकूं। देखिए, मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी थी कि हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था, यानी कि मुझे जितने भी पैसे मिलते थे, मैं जो भी कमाता था उससे मैं अपना परिवार चलाया करता था। फिर देखिए, धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास अपनी एक फोर्ड आइकॉन है। बच्चों, ये कार है का नाम है, जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। यानी ये बता रहे हैं कि मेरे पास जो अब एक कार है उसका नाम फोर्ड आइकॉन है, और जिसे कि मैंने सन 2000 में खरीदा है। और ये जो कार है ये मुझे किसी के द्वारा तोहफे में नहीं दी गई है, बल्कि इसे मैंने खुद की कमाई के पैसों से खरीदा है। देखिए विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले में आपको क्या मिला? देखिए क्या उत्तर देते हैं। कुछ रुपए इनाम में भी मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले पहले कुछ नहीं मिला करता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है, पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। देखिए विनीता, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? बच्चों, कितना अच्छा सवाल है। धनराज पिल्लई जी को कई बार सम्मानित किया गया, कई बार सम्मानित किया तो उन्हें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठने का मौका मिला। तो जो विनीता जी हैं वो उनसे यह पूछ रही हैं कि आपको सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? तो हमारे धनराज जी क्या उत्तर देते हैं? देखिए धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते मुझे हर जगह प्रतिष्ठा मिली, यानी कि हर जगह सम्मान मिला। बच्चों, आज आपने मेरे साथ अपनी पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज जी के बारे में था। आपने पढ़ा। बच्चों, आपको इस साक्षात्कार को पढ़कर बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। आप धनराज जी के व्यक्तित्व से प्रभावित भी हुए होंगे और बहुत सारे गुण आपको यहाँ आज के साक्षात्कार में देखने को मिले। बच्चों, आप लोगों को भी धनराज जी के व्यक्तित्व से बहुत सारी प्रेरणा ग्रहण करनी है, बहुत सारी बातें सीखनी है। बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।